हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 29 सितंबर 2020 का है। ठीक है, विद सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे पेपर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और तैयारी कर रहे हैं अगर यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, जहाँ पर आपको हर एक टॉपिक पर वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो देखें, इस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा गया था 29 सितंबर 2020 में पहली शिफ्ट में। ठीक है, तो सॉल्यूशन के साथ है ये। क्वेश्चन पहला क्या था कि कोई शिक्षक अपनी कक्षा में वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया में वह किसी विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए निम्नलिखित प्रकार की टिप्पणी करता है। हाँ, आप सही हैं, उत्तम। तो ये फीडबैक कैसा फीडबैक माना जाएगा? तो ये फीडबैक जो है ये माना जाएगा पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तारीफ एक तरीके से की गई है तो हम इसे कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो यही आंसर था इसका। और फीडबैक क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो आप उसकी आपकी उसके प्रति क्या राय है उसे फीडबैक कहते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई सामान वगैरह लेते हैं डिलीवरी वाले से तो आप उसका फीडबैक देते हैं। अब जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए तो भी उसमें जो है आप अपना सुझाव देते हैं। ठीक है, तो उसे सुझाव को फीडबैक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नांकित में से किस अधिगम परिणामों के उच्चतम प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिसमें आंतरिक एवं बाहरी मानकों के अनुप्रयोग द्वारा निर्णय लिए गए हो। ठीक है, मूल्यांकन जिसमें जो है आंतरिक एवं बाहरी मानकों के अनुप्रयोग द्वारा निर्णय लिए गए हो। ठीक है, अच्छा ई बोल दिया मैंने, डी है इसका आंसर। ठीक है, डी है संश्लेषण जिसमें विचारों की सृजनात्मक व्यवस्था निहित है, ये सही आंसर है इसका। ठीक है, देखिए इसमें 5 ऑप्शन दे दिए थे। ओके, देख सकते हैं आप, इसमें दे रखा है संज्ञानात्मक क्षेत्र जो कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी मैंने आपको पढ़ाई थी, पूरा एकदम विस्तार से बता रखा है। 6 श्रेणियों में जो है इनके टेक्सोनॉमी को बांटा गया है। कौन कौन सी हैं? पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा उपयोग, चौथा विश्लेषण, फिर संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। तो जो ऊपर के हैं ज्ञान, बोध और उपयोग, इसे निम्नतर प्रकार के रूप में जाना जाता है और उच्चतर प्रकार वाले नीचे हैं, जैसे कि विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी समझाई है मैंने, वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें वाला जिसमें मैंने इसको समझाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अब देखिए इसमें कथन दे रखा है और कारक दे रखा है। दो कथन दे रखे, इसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है इसमें। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। तो इसमें बोल ये रहा है कि इष्टतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उनकी योग्यता की चरम सीमा के आकलन हेतु अभिकल्पित होता है। ठीक है, तो ये तो सही है। ठीक है, इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइंड टू एक्सेस द अपर लिमिट्स ऑफ द एग्जाम्स नॉलेज एंड एबिलिटी। तो ये तो सही है। दूसरा जो कथन है वो क्या बोल रहा है कि हिंदी में पढ़ रहा हूँ मैं, विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार एवं अभिलक्षणों के मापन हेतु अभिकल्पित होता है। बिल्कुल ये भी सही है। तो सही आंसर हो गया हमारा, दोनों ही कथन सही होंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अब इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है मिलान करने के लिए। ठीक है, एक तरफ हमें दे रखा है व्यापक या सॉरी व्यवहार परक शिक्षण प्रवणताएं दे रखी हैं और दूसरे में दे रखा है हमें उनके विवरण दे रखे हैं, तो हमें इनको मैच करना है। ठीक है, तो मैच करते हैं इन्हें। तो इसमें ऑप्शन जो दे रखा है, देखिए ऑप्शन इसका सी सही है, करेक्ट वैसे तो। ठीक है, ए का 3 है, बी का 4 है। ठीक है, ए का 3 और बी का जो है चौथा है। तो ए का 3 यानी अनुदेशन के बारे में इसमें बता रखा है। ठीक है, तो सही आंसर इसका एक्सप्लेन करके भी यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए ये दिया हुआ है कि अनुदेशन का मतलब क्या होता है। अनुदेशन का मतलब ये हो गया कि अधिगम संवर्धन हेतु शिक्षक द्वारा पद्धतियों और क्रियाओं
को जो अनुप्रयोग होता है उसे अनुदेशन कहते हैं। संप्रेषण, संप्रेषण मतलब शाब्दिक एवं अशाब्दिक रूप में सोच एवं विचार का संप्रेषण करना संप्रेषण कहलाता है। ठीक है ना, ये सब हालांकि मैंने बता रखा है। प्रबंधन क्या होता है? किसी कार्य संगत क्रियाओं के अधिकाधिक बनाना तथा कार्य असंगत क्रियाओं को न्यूनतम करना या न्यूनतम बनाना। ठीक है, तो इसी प्रकार से संयमन का भी दे रखा है कि समूहों, व्यवहारों एवं गतियों पर नजर रखना तथा उन पर तत्काल प्रतिक्रिया देना। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखें, कथन और कारक दे रखा है इसमें। ठीक है, अभिकथन और कारक, ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर वाले में आपको करवा रखे हैं। ठीक है, अभिकथन क्या कह रहा है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है जबकि शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास होता है। और कारण इसका क्या दे रखा है? कारण कि इस प्रकार का मूल्यांकन अनौपचारिक होता है तथा अनुदेशिक शिक्षण की अवधि में घटित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि दोनों जो हैं वो सही हैं और व्याख्या भी इनकी सही दी गई है। छठा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि शोध की किसी विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाहरी चरों का नियंत्रण ना हो तो संभव है और ना ही वांछनीय। मैं क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ देता हूं। शोध की किसी विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाहरी चरों का नियंत्रण ना हो तो संभव है और ना ही वांछनीय। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। कौन सा रिसर्च मेथड हो गया? तो कार्योत्तर विधि कहते हैं इसे हम। ठीक है, शोध की कार्योत्तर विधि। ठीक है, कार्योत्तर विधि क्या होती है? यहाँ पे समझाया गया है कि कार्योत्तर तथा घटना उत्तर शोध विधि में हम क्या होता है, निराश्रित अथवा स्वतंत्र चर में हेर फेर चरों का नियंत्रण ना हो तो संभव है और ना ही वांछनीय है। तो कार्योत्तर शोध किसी घटना के घटित होने के बाद अथवा घटना के घटित होने के दौरान कार्यान्वित की जाती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से उन कथनों की पहचान कीजिए जो गुणात्मक शोध के प्रतिमान की विशेषताओं को परिलक्षित करते हैं। ठीक है, गुणात्मक शोध। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, निर्माणात्मक शोध और गुणात्मक शोध वगैरह। ठीक है ना। अच्छा, गुणात्मक शोध है, ऐतिहासिक शोध, गुणात्मक शोध, ठीक है, व्याख्यात्मक शोध, ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के वास्तविक परिदृश्य प्रदत्तों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके का है कि परिणामात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नांकित में से किन प्रतिदर्शा प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है? एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि परिणामात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नांकित में से किन प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुपातिक प्रतिचयन। अच्छा, इसमें और भी दे रखे हैं, तो बी तो होगा ही होगा इसका। ठीक है, तो ए बी ई, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, बी भी होगा, ए भी होगा और ई भी होगा। ठीक है, नीचे इसके आंसर दिए हुए आप देख सकते हैं, उनको फैला भी रखा है काफ़ी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। अब देखिए, इसमें भी मिलान करने वाला दे रखा है। ठीक है, एक तरफ दे रखी हैं शोध की अवधारणाएं और एक तरफ उनके विवरण दे रखे हैं, तो हमें जो है इनको मैच करना है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए है। अच्छा, ए नहीं, यहाँ पर मिलान का दे रखा है ये, इसमें से हमें देखना है। तो क्वेश्चन था ये कौन सा? 9वां क्वेश्चन है ये। तो 9वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। यहाँ पर पूरा दे रखा है उसे एक्सप्लेन करके। परिकल्पना का विवरण क्या दे रखा है कि एक अनंतिम कथन जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध संसूचित किए जाते हैं। ठीक है, ये परिकल्पना का विवरण है। और प्रतिदर्शा, प्रतिदर्शा का मतलब ये होता है कि बड़े समूह के प्रतिनिधित्व हेतु एक छोटे समूह का चयन करना। ठीक है, सैंपलिंग जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। शोध उपकरण
मतलब प्राविधियां जिनके प्रयोग के द्वारा शोध जो है किया जाता है। और अपरामितिक परीक्षण मतलब कि एक सांख्यिकीय परीक्षण होता है जिसमें प्रचालों के बारे में कोई पूर्व धारणा नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, अब इसमें भी कथन और तर्क दे रखा है। ठीक है, कथन और तर्क, कथन और तर्क के सवाल बहुत आते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अभी कथन क्या कह रहा है कि क्रॉस ब्रेक उसे कहते हैं जिसमें आवृत्ति या प्रतिशत रूप में प्रदत्तों की सांख्यिकी सारणीबद्ध प्रस्तुत होती है, जिसमें चरों के मध्य संबंध देखने के लिए उनका भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये अभिकथन है ये तो। ठीक है, अब इसका कारण क्या दिया गया है, कारण देख लेते हैं इसका। तो इसका कारण ये दे रखा है कि श्रेणियों का निर्धारण शोध परिकल्पनाओं के अनुसार किया जाता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दोनों ही सही है इसमें। इसके कई शब्द जो हैं वो मिस टाइप कर रखे हैं इसमें, इस किताब में। अच्छा, इसके बाद जो है 11 क्वेश्चन से लेकर के जो है आपका पैसेज शुरू हो गया है। तो पैसेज मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ से आ गए हैं आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस इसमें आ चुके हैं। ठीक है, सूचना और प्रौद्योगिकी जिसे हम कहते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है तो वह क्या कहलाता है। तो सही आंसर है कार्यात्मक हो जाता है। तो यह जो है कार्यात्मक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रभावी संप्रेषण के लिए किसे मनोवैज्ञानिक अवरोध कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक अवरोध कहा जाता है किसे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अन्यमनस्कता, और उसके बाद इसका सी भी सही होगा। ठीक है, लिखित शब्दों पर अधिक भरोसा, और इसका सही आंसर जो होगा वो डी भी होगा, सीमित प्रतिधारण। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये इसमें देखिए कटा हुआ है ये। अब इसमें नेक्स्ट देखें 19वां क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या बता रखा है। इसमें दे रखा है संप्रेषण के प्रकार और उनकी विशेषताएं। इसमें भी जो है हमें मैच करना है। तो मैच करना है, देखें अगर पहले की मैं बात करूं, सीधा जो होता है संप्रेषण वो होता है डाउन, टॉप डाउन, यानी ऊपर से नीचे। ठीक है, ऊपर से नीचे यानी पहले का तीसरा हो जाएगा। यही आंसर क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहले का तीसरा और बी का चौथा। ठीक है, बी का चौथा और सी का पहला और डी का जो है वो दूसरा आ गया। ओके, अब यहाँ से मैथमेटिक्स के हो गए हैं शुरू क्वेश्चन। तो मैथमेटिक्स में भी मैं आपको वीडियो जो है करा चुका हूँ। देखें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के मैथ के जो मैंने सीरीज़ रिवाइज करवाई थी उसमें आपको ये सब सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। वो सीरीज़ नहीं देखी आपने तो ज़रूर देख लें। ठीक है, मैथ में उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए पर्याप्त है उतना। ठीक है, ये सारे मैथ के क्वेश्चन हैं और काफ़ी ईजी हैं सारे। मैंने एक वीडियो में जो है करवाए हैं, मतलब 2 से 3 वीडियो बनाई थी मैंने, हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने जो है मैथ की जिसमें उठाए थे। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर 46वें क्वेश्चन पर। 46वां क्वेश्चन जो है ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है कि चीन के विद्वान ई चिंग और जुआन जैंग ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय में दौरा किया था। कब किया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7वीं शताब्दी में। ठीक है, अच्छा 47वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोक विधियों से केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामले विश्वविद्यालय अनुदान को भेजे जाएं। तो सही जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, 1952 में। तो 48वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी जो है कथन के रूप में दे रखा है। ठीक है, क्या कह रहा है, कथन पहला क्या कहता है
कि यूजीसी अधिनियम 1956 के अधीन केंद्र व राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, ये सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा के अंतर्गत यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा मान्यत विश्वविद्यालय घोषित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही कथन सही है। ठीक है, 39वां देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा, 39वें में जो है कई सारे इसमें जो है कथन दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, तो देखें, एक जैक्स डेलर्स की अध्यक्षता वाली 21वीं सदी के दौरान शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 21वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा तनाव देखा जाएगा। तो पहला है वैश्विक व स्थानिक तनाव, दूसरा रहेगा पारस्परिक और आधुनिकता के बीच तनाव, और आध्यात्मिक और भौतिक के बीच तनाव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी यानी पहला। इस प्रकार के तनाव जो हैं वो देखे जाएंगे। पर्यावरण का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसमें हमें करना है मिलान। ठीक है, तो मिलान हम नहीं करेंगे, मिलान तो ऐसे ही देखो, इसका आंसर डी है। तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं इस तरीके से। पर्यावरण जागरूकता का मतलब क्या होता है? कुछ पर्यावरण के लिए संवेदनशील प्राप्त करने के लिए सामाजिक संवेदनशीलता प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूहों और व्यक्तियों की सहायता करना। पर्यावरणीय ज्ञान क्या होता है? पर्यावरण और इससे जुड़ी समस्याओं के अनुभवों की विविधता प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूहों तथा व्यक्तियों की सहायता करना। पर्यावरणीय दृष्टिकोण क्या होता है? पर्यावरण के लिए मूल्य के सेट को प्राप्त करने हेतु सामाजिक समूहों और व्यक्तियों की सहायता करना। जबकि पर्यावरण कौशल क्या होता है? तो ये होता है पर्यावरण समस्याओं को पहचानने और समाधान निकालने के लिए सामाजिक समूहों और व्यक्तियों की सहायता करना। ठीक है, तो ये तो था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो हमने डिस्कस किया। इसे दिखाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था ताकि आप ये समझ सकें कि जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो सारे ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, किस टाइप की डीआई वगैरह आई थी ये सब मैं आपको करा चुका हूँ। देखिए, इस टाइप की डीआई भी मैंने आपको कराई है। मैथ के जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे मैंने जो है अपने वीडियोस में करा दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।